हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं उमेश पाल आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने परिवार टीचर्स वर्ड में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और सीटेट की तैयारी बहुत प्रेम से लगातार बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। करना भी क्यों ना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा समय हमारे पास अब नहीं रह गया है। तो अगर आज से ही हम धीरे धीरे तैयारी स्टार्ट रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, तो हमारा पेपर हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा और अच्छा स्कोर हम कर पाएंगे। ठीक है, उसी सीक्वेंस में आज हम लोग बाल विकास का एक चैप्टर डिस्कस करने वाले, एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। नाम है अधिगम निर्योग्यता, लर्निंग डिसेबिलिटीज़। इसके बारे में सारे विद्यार्थी जानते भी होंगे। ठीक है, अच्छा ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये वाला चैप्टर आपका कम से कम 5 से 6 नंबर आपको दे के जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए सीडीपी में तो आएगा, हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आता है, मैथ्स में भी आता है, ईवीएस में भी आता है ना। तो मतलब ये एक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं और इनसे रिलेटेड हर सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन 100% बनता है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कम से कम 5 से 6 नंबर दे के जाएगा और आसान है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। ठीक है, साथ में हम लोग कुछ पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं। जो प्रीवियस एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हें पीवाईक्यू कहा जाता है और उन्हीं को हम लोग डिस्कस करेंगे। और हाँ, एक ज़रूरी बात ये है कि बेटा हम लोग ना बिल्कुल पेपर वाली बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि आजकल का समय बहुत ठीक है, मैं तो ठीक ही बोलूँगा उसको, है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है सीटेट को लेकर के कि आपको चुनाव करना मुश्किल है कि कौन सी चीज़ पढ़ी जाए जो परीक्षा के बहुत नियरेस्ट हो। तो विश्वास कीजिएगा, आप हमारे अपने चैनल पर रहिए, बने रहिए। और बने रहना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप रहेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि जो बात हम कह रहे थे या जो मैटर हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो परीक्षा के लिए कितना उपयोगी सिद्ध हुआ है। ठीक है, तो इन चीज़ों को पढ़ेंगे और बिल्कुल एग्ज़ाम वाली बात करेंगे, है ना। और दूसरी बात है कि थोड़ी सी आशा तो मैं आपसे रख ही सकता हूँ कि अगर आपको सेशन पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और शेयर करना इसलिए ज़रूरी है कि आपके सभी मित्रों को और सीटेट के एस्पिरेंट्स को ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे वो भी आपके साथ साथ में तैयारी कर सकेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, है ना। और उससे पहले थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, किस तरीके की चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ये सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं और इनके बारे में आज हम बहुत प्यार से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने वाले हैं। साथ में हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपने क्लास को। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अधिगम अक्षम बालक किसे कहा जाता है। तो देखिए, वे बालक जो अधिगम संबंधित समस्याओं का आंशिक व पूर्ण रूप में प्रदर्शन करते हैं। अधिगम संबंधी समस्याओं का मतलब ये है कि वे बच्चे जिनको पढ़ने लिखने में अथवा सीखने में समस्याएं होती हैं। ठीक है, मतलब कोई ना कोई ऐसा विकार है जिसके कारण वो चाहते तो हैं कि वो अच्छे से सीखें, अच्छे से पढ़ाई करें, बट वो कर नहीं पाते हैं। ठीक है, कोई ना कोई बाधा उनका रास्ता रोक रही होती है, कोई ना कोई समस्या उनकी है जिसका समाधान उनके पास नहीं है। ऐसी कठिनाइयों को अधिगम अक्षम बालक कहा जाता है, जिनमें ये समस्याएं होती हैं। अब उनकी कुछ विशेषताएं जानते हैं कि इन बच्चों में क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो पहली चीज़ है कि ये बच्चे अति सक्रिय होते हैं, किसी भी काम को लेकर के इनके अंदर तत्परता आवश्यकता से अधिक होती है। ठीक है, इसको हम लोग अति सक्रियता कहते हैं, या फिर यूँ कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं ये। ठीक है, सांवेगिक अस्थिरता मतलब इनके भावों में कोई संतुलन नहीं मिलता, कोई समस्या। जो सांवेगिक अस्थिरता होती है उनके अंदर भावों में मतलब बैलेंस्ड इमोशंस नहीं होते। ठीक है, इसके बाद आते हैं स्मृति व चिंतन की अव्यवस्था। ठीक है, उनकी मेमोरी और उनकी थिंकिंग में डिसऑर्डर देखने को मिलता है, सीक्वेंस नहीं होता है और
सामान्य समायोजन में कमी देखने को मिलती है। समायोजन समझते हो ना, हर व्यक्ति को या मनुष्य को समाज में, अपने परिवार के मध्य, विद्यालय के मध्य एडजस्ट तो करना होता है, और इन लोगों को सामान्य रूप से समायोजन करने में समस्या होती है। ठीक है, लास्ट पॉइंट आएंगे इसका, लास्ट विशेषता है इसकी, लक्षण है संदेहजनक तंत्र की लक्षण। मतलब इन्हें अपने द्वारा किए गए कामों में विश्वास नहीं होता है, या दूसरों के द्वारा किए गए व्यवहार पर विश्वास नहीं होता है। इस वजह से इनको कहा जाता है संदेहजनक तंत्र की लक्षण। आशा है कि बात समझ में आई होगी। ठीक है, आते हैं अब हम लोग समझेंगे कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ किसे कहा जाता है, कौन कौन सी होती हैं। तो देखिएगा, पहली है आपकी डिसलेक्सिया। नाम तो आपने सबने सुना होगा। डिसलेक्सिया ऐसा विकार है जो बच्चों को पढ़ने से रोकता है। फिर आ गया आपका डिसग्राफिया, जिसमें लिखने से संबंधित समस्या होती है। फिर आ गया आपका डिसकैलकुलिया, इसमें गणित से संबंधित समस्याओं को सॉल्व करने में उसे प्रॉब्लम होती है। फिर आ गया डिस्प्रैक्सिया, फिर आ गया डिस्टोपिया, फिर आप पढ़ेंगे डिस्थेमिया, एक विकार और आया डिस्मॉर्फिया, फिर आया डिस्फेजिया या अफेजिया। पढ़ेंगे हम लोग एडीएचडी के बारे में, पढ़ेंगे हम लोग ऑटिज्म के बारे में। वन बाय वन एक एक डिसेबिलिटीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए नेक्स्ट पेज से हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक डिसेबिलिटी को पढ़ना। ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और साथ में ये 5 से 6 नंबर आपको दे के जाने वाला है। डिसलेक्सिया किसे कहा जाता है? यह एक प्रकार का पठन विकार है, रीडिंग डिसेबिलिटीज को कहा जाता है, जिसमें बालक को पढ़ने से संबंधित कठिनाई होती है। जैसे बच्चा सा को वॉस पढ़ जाता है, उल्टा पढ़ जाता है। जैसे आप मान लो, सब जानते हो कि जो ए फॉर एप्पल होता है ना, वो ऐसे बना है, मान लीजिए। ठीक है, अब ये जो ए है बच्चे को उल्टा नजर आता है, उसको ऐसे दिखाई देता है, समझ रहे हो ना। तो एक ये भी प्रॉब्लम है, कई बार उसको इस तरीके की भी चीज़ें आती हैं, उसको समझ में नहीं आ रही होती कि ये क्या लिखा हुआ है, तो पढ़ने से संबंधित विकार है। ठीक है, अगले को पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है डिस्ग्राफिया। यह विकार, देखिए ग्राफिया का मतलब होता है ग्राफिक्स, मतलब लिखने से संबंधित। ठीक है, तो यह विकार लेखन से संबंधित है, जिसके कारण बच्चों को लिखने में कठिनाई महसूस होती है, अतः उनका लेखन विकृत होता है। विकृत समझ तो गलत सलत, टेढ़ा मेढ़ा, मतलब स्पष्ट ना होना। ठीक है, जैसे बच्चे को बोला गया बेटा 36 लिखो, तो 36 के बजाय उसने क्या कर दिया, 63 लिख दिया। बच्चे से कहा गया कि बेटा 12 लिखिए मैथ्स के क्वेश्चन में, उसने आपको 21 लिख दिया। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम आएगी उसे क्या कहोगे, उसे डिस्ग्राफिया कहा जाएगा, क्योंकि उसको लेखन से संबंधित समस्या है। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी आपको। अगले क्वेश्चन पे, अगले टॉपिक पे जाएंगे, है ना। अगली डिसेबिलिटी को हम लोग पढ़ेंगे। ये भैया आपका डिसकैलकुलिया है। देखिए कैलकुलेशन वर्ड जो है वो मैथ्स को रिप्रेजेंट करता है स्वाभाविक रूप से, इसलिए आप नाम याद रखेंगे कि जहाँ पे कैलकुलिया मिल जाता है उसमें आपको गणित से संबंधित विकार होगा। पढ़ते हैं, इस विकार के कारण बच्चे गणित संबंधित समस्याओं की पहचान करना व गणितीय संक्रियाएं करना आदि में कठिनाई का अनुभव करता है। बात तो समझ में आ गई होगी, है ना। क्या क्या है ना कि इन बच्चों को, देखिए मैं आपको वापस चीज़ को समझा देता हूँ, मैं थोड़ा सा जल्दी पढ़ गया हूँ। देखिए गणित से संबंधित जो समस्या होती है ना, तो सबसे पहली बात तो ये है कि समस्या की पहचान होनी चाहिए। जब आप गणित से संबंधित कोई क्वेश्चन पढ़ते हो तो सबसे पहले उसको पहचानना शुरू करते हो। अगर वो बात समझ में ना आए, वो क्वेश्चन किस टॉपिक का है, वो कहना क्या चाहता है, अगर आपको प्रश्न ही समझ में नहीं आएगा तो फिर आप सलूशन के बारे में सोचोगे कैसे। रही बात गणितीय संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाएं कुछ होती नहीं है, वो होता है जोड़ घटाओ गुणा भाग, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये 4 गणितीय संक्रियाएं होती हैं, और इसमें बच्चा करने में या सीखने में कठिनाई महसूस कर रहा हो तो उसके अंदर डिसकैलकुलिया संबंधित डिसेबिलिटी होगी। क्लियर,
ये आपको पहचानना है। अगले डिसेबिलिटी के ऊपर पास जाएंगे। देखिए बच्चा, बहुत प्यार से पढ़िएगा, मुझे जल्दी नहीं है और आपको भी जल्दी नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर से रिलेटेड 5 से 6 नंबर आपके हिस्से में आए, तो इसके लिए आपको टाइम देना होगा, पूरे लेक्चर को ठीक से समझना होगा। और मैं जल्दी पढ़ा नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं सिखाने का काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बोझ आपके ऊपर लाद नहीं रहा हूँ, आप सीखने के लिए आए हैं और मैं सिखाने के लिए आया हूँ। तो सीखने का काम करना है तो यहाँ रुकिएगा। डिस्प्रैक्सिया क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये एक प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी हो, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्या है ना कि जब परीक्षा में आता है तो कई बार बच्चे ना डिसलेक्सिया की जगह डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया को डिसलेक्सिया बता के चले आते हैं, ठीक है। और बाद में आंसर की मैच कराते हैं, कहते हैं मेरा तो यार गलत हो गया। तो प्रॉब्लम ये है कि आपने शब्दों को ठीक से सुना नहीं था, इस वजह से समस्या हो गई, है ना। तो यह एक विकासात्मक समन्वय विकार है जो शारीरिक कौशल विकास को प्रभावित करता है। शारीरिक कौशल विकास का मतलब है जो आपके मोटर स्किल को इफेक्ट करेगा। मतलब ये डिस्प्रैक्सिया जो है वो मसल्स के बीच कोऑर्डिनेट करने से रोकता है। आपकी मसल्स कोऑर्डिनेट होकर के कोई काम नहीं कर पाती हैं, या कर पाती हैं तो वो ठीक से नहीं कर पाती हैं, है ना। ऐसे बच्चों को चलने फिरने या लिखने से संबंधित कठिनाई होती है। आपने देखा होगा कुछ बच्चों को चलने फिरने में समस्या होती है, या उनके चलने का तरीका ठीक नहीं होता है, या फिर उन्हें लिखने में पेन पेंसिल पकड़ने में समस्या है क्योंकि फिंगर्स के बीच जो मसल्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है, ठीक है। तो ऐसे विकार को डिस्प्रैक्सिया कहेंगे। और ये देख रहे हो ना, जब आपको चलने फिरने लिखने या शारीरिक समस्याएं पैदा होना शुरू हो जाएंगी तो आपका लर्निंग कहीं ना कहीं इफेक्ट तो होगा। तो मतलब ये एक प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी हो गई, ठीक है। अगली डिसेबिलिटी पे जाएंगे, ढेर सारी हैं, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ये है आपकी डिस्फेजिया या अफेजिया। अफेजिया का मतलब होता है इसमें मौखिक संवाद की बात चल रही होती है ना। क्योंकि देखिए समाज में रहकर हमें बातचीत भी करनी पड़ती है, ठीक है। हम कई बार अपनी बात को किस तरीके से किसी के सामने रखें, मुझे इसकी भी ज़रूरत होती है। हम कई बार शब्द ठीक नहीं यूज़ कर पाते हैं। हमें अगर ये विकार है किसी भी बच्चे को ना, तो वो अपनी बात ठीक से रख नहीं सकेगा। मौखिक संवाद उसका कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। कई बार उसे शब्द नहीं मिलेंगे, शब्द मिल भी गए तो शब्दों को सही तरीके से प्रोनाउंशिएट नहीं कर पाएगा और अपनी बात को सही तरीके से सामने बैठे व्यक्ति से रख नहीं पाएगा, उनसे कह नहीं पाएगा, उन्हें समझा नहीं पाएगा। देखिएगा, यह मस्तिष्क की ऐसी विकृति है जिसके कारण बच्चों का भाषा संबंधित मौखिक विकास क्या हो जाता, प्रभावित हो जाता। उम्मीद है ये भी बात समझ में आ गई होगी। अगले डिसेबिलिटी पर हम लोग आ चुके हैं, इसका नाम है डिस्थेमिया। बहुत प्यारा सा डिसेबिलिटी है, ध्यान से देखेंगे। यह एक मानसिक विकार है, मेंटल डिसऑर्डर है भैया, जिसमें बालक में क्या होगा, उदासी होगी, खुद के कामों में असंतुष्टि होगी, असमंजस में रहेगा, काम में रुचि नहीं होगी। ऐसे नकारात्मक भाव उसके अंदर पैदा हो रहे होंगे। अगर कोई बच्चा इस तरीके के लक्षण प्रदर्शित कर रहा है तो उसके अंदर किस प्रकार का लर्निंग डिसेबिलिटी होगा, डिस्थेमिया। एक प्रकार का मानसिक विकार है और उसे उपचार की आवश्यकता है, ठीक है। अगले डिसेबिलिटी पे आएंगे। देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर एक तस्वीर लगाई है, बेटा बहुत ध्यान से पढ़ने, इसमें तो बड़ा मज़ा आने वाला है ना। इसका नाम है डिस्मॉर्फिया, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे इसको। यह एक प्रकार का शारीरिक कुरूपता मानसिक विकार है, ठीक है, जिसके कारण बालक अपने रंग रूप खराब होने के वहम, नोटिस कीजिएगा, वहम पर पूरा ध्यान केंद्रित करता है, जिससे वह सुंदर दिखने के लिए दिन के कई घंटे खर्च कर देता है। अब आप थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने दो तस्वीरें लगाई हैं, एक ये और एक ये, और दोनों ही डिस्मॉर्फिया के केस हैं। समझिए, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को
खूबसूरत दिखना बहुत पसंद है और हर बार वो इस चिंता में हमेशा रहते हैं कि वो कितना अच्छा दिखाई दे रहे हैं, कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अपने घर में बहुत सारी व्यवस्था कर रखी होती है। कई लड़कियां अथवा लड़के पर्स में मेकअप किट या सामान लेके चलते हैं कि रास्ते में ना ज़रूरत पड़ेगी बार बार करने की, तो अपन देख लेंगे। कार के बाहर निकलेंगे तो पहले चेक कर लेंगे, उसके बाद ही देखेंगे निकलेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये है कि फेस पर आए हुए त्वचा में थोड़े बहुत फुटकर परिवर्तन जो कभी कभी आ जाते हैं, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा वो चिंतित होते हैं, है ना। इसके लिए ढेरों ब्यूटी प्रोडक्ट भी यूज़ करते हैं। कई बार वो मतलब डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं उनसे एडवाइस लेने के लिए कि मुझे ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। मतलब ओवरऑल दिन में सबसे ज़्यादा वो प्रायोरिटी किस चीज़ पे देते हैं? अपनी ब्यूटी को लेकर के, ठीक है। और अगर कहीं किसी ने गलती से ये बात कह दे कि यार ना तुम्हारा आज लुक ठीक नहीं था, तो वो चिंता में आ जाएंगे और इसके लिए वो बहुत सारे रिसर्च कर जाएंगे, बहुत सारा काम करेंगे। मतलब दिन के 24 घंटे का अधिकतम भाग वो इस बात पे खर्च करेंगे कि उन्हें कैसा दिखना है, ठीक है, उनका लुक अच्छा है या नहीं है। तो इस तरीके के विकार को डिस्मॉर्फिया कहा जाता है। अब देखिएगा ये तस्वीर जो हमने लगाई है, इसको आप ठीक से देखिएगा, ठीक है। इसमें क्या है, एक महिला मिरर के सामने खड़ी है और वो दिख तो देखो ऐसी रही है, दुबली पतली, मतलब फिटनेस ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन मिरर में वो खुद को इतना मोटा देख रही है। आप समझ लो ना, अगर आप फिजिकली मेंटेन हैं, इसके बावजूद भी फिजिकली मेंटेन होने के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर हैं और आपको लगता है कि अभी भी आपकी फिगर ठीक नहीं है या आप दूसरों की अपेक्षा बहुत मोटे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो इस प्रकार का विकार क्या कहलाएगा? डिस्मॉर्फिया। आप समझ लो ना, इस चीज़ का महज उसको वहम है कि वो मोटी है, एक्चुअली मोटी वो है नहीं। और यहाँ पर भी सेम चीज़ है, लड़की शीशे में खूबसूरत दिखाई दे रही है लेकिन उसको लग रहा है कि वो खूबसूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह का जो भी डिसऑर्डर होगा उसको डिस्मॉर्फिया कहा जाता है। आपको उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अगली वाले डिसेबिलिटी पे हम जाएंगे और सीटेट के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि ADHD क्या होता है। पूरा नाम, कई बार सिंपली उसने कुछ नहीं किया है, सिर्फ उसका फुल फॉर्म पूछ लिया है। नाम याद कीजिएगा, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। क्या नाम है इसका? ADHD। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कि मतलब ध्यान में कमी और हाइपर एक्टिविटी, अति सक्रियता, ठीक है। यह एक मस्तिष्क का विकार है जिसमें बालक के ध्यान में कमी होगी, अति सक्रियता आदि गतिविधियां शामिल होती हैं। थोड़ा देखिएगा, मैंने एक फिगर लगाई है ADHD को याद रखने का तरीका। A फॉर अटेंशन, D फॉर डेफिसिट, आप देख रहेंगे कि एरो दिखा रहे हैं कि वो घट रहा है, कम हो रहा है। H हाइपर एक्टिविटी, सक्रिय बहुत है, अति सक्रिय। और ये क्या है? एक प्रकार के मस्तिष्क के द्वारा जनरेट किया गया आपका डिसऑर्डर है, ठीक है। आशा है कि आपको ADHD समझ में आ गया होगा। बेटा ADHD आपका बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कुछ आए चाहे ना आए ADHD जरूर आएगा, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों को तो पूरा नाम ही नहीं पता होता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। आगे आएंगे, एक और है लास्ट, सॉरी अभी तो और भी होंगे, एक और है लास्ट, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यह एक ऐसा मस्तिष्क का विकार है जिसके कारण कोई भी बालक देर से प्रतिक्रिया करता है, मतलब लेट रिस्पॉन्ड करेगा और उसके व्यवहार में पुनरावृत्ति पाई जाती है। मतलब उसका जो बिहेवियर होगा उसमें रिपीटिशन होगी, किसी भी काम को वो बार बार करेगा। माना कि कोई व्यक्ति चल रहा है तो वो एक जगह खड़ा नहीं है, वो गोल गोल घूम रहा है, टहल रहा है, एक जगह स्थायी रूप से नहीं खड़ा होगा, तो ये एक प्रकार का ऑटिज्म स्पेक्ट्रम कहलाता है। अगर थोड़ा बहुत भी आपको दिखाई दे रहा हो तो इसमें कौन कौन से विकार आते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग भी इसमें आती है ना, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस भी आपके आते हैं, सेंसरी प्रोसेसिंग भी आती है, रिपीटेटिव बिहेवियर भी आता है, मोटर स्किल भी आता है,
प्रिजर्वेटिव थिंकिंग भी इसके अंदर आएगी, सोशल अवेयरनेस भी आती है, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी इसके अंदर आता है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये एक मस्तिष्क के द्वारा तैयार किया गया विकार है, जिसमें विद्यार्थी अगर होता है तो वो उसका जो व्यवहार होगा वो लेट रेस्पॉन्ड करता है और मोस्टली उसका बिहेवियर बहुत हद तक रिपीटिशन की स्थिति में होता है। ठीक है बेटा, एक चीज़ हमने यहाँ पे मिस करी है, वो भी ऐसे नहीं जानबूझ के मिस करी है, वो मैं बता रहा हूँ क्योंकि वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए डिस्टोपिया मैंने वहाँ पर कहीं भी नहीं बताया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वेट, जो डिस्टोपिया है वो मैंने कहीं नहीं बताया आपको, ये इसकी बात हो रही है, डिस्टोपिया कहीं नहीं बताया। देखो, डिस्टोपिया एक प्रकार का विकार है जिसमें व्यक्ति को लगता है कि जिस समाज किसी काल्पनिक देश या समाज में जो लोग रह रहे हैं वो बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, उन्हें वो खुश नहीं हैं। ठीक है, उनके मन में उदासी है, वहाँ का मौसम ठीक नहीं, वो बहुत ज़्यादा परेशान, उन्हें कोई है जो उन्हें बहुत तंग कर रहा है। तो एक प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर होता है डिस्टोपिया, और बहुत कम पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि बाकी सारी परीक्षा में तो खूब आते हैं, डिस्टोपिया नहीं आता, इसलिए मैंने बताया नहीं उसको, क्योंकि मुझे ज़रूरी नहीं लगा। वो एक लर्निंग डिसेबिलिटी का पार्ट जरूर था, तो मैंने वहाँ पे लिख दिया और मैंने समझा भी दिया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन को पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक औसत बुद्धि वाला बालक यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत करता है कि बच्चा किसका प्रदर्शन कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, क्या हो रहा है कि भाषा को पढ़ने, एक मिनट, भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई प्रदर्शित कर रहा है, तो ऐसे बच्चे के अंदर कौन सा विकार होगा, डिसलेक्सिया होगा। ठीक है, डिस्ग्राफिया देखिए लिखने से संबंधित होता है, डिस्प्रैक्सिया मैं आपको बता ही चुका हूँ, डिस्ग्राफिया बता ही चुका हूँ। हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखना है, यूपीटेट 2018 में क्वेश्चन आया था जहाँ पर बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन लिखा था, मैं उसमें ऐड करना मैं इसमें भूल गया हूँ, जिसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसमें लिखा था कि पढ़ने और लिखने से संबंधित जो समस्या होती है तो निम्नलिखित में से किस विकार से संबंधित है। तो वहाँ पे डिस्ग्राफिया वर्ड नहीं था, सिर्फ और सिर्फ डिसलेक्सिया था। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि पढ़ने से संबंधित जो विकार होता है वो डिसलेक्सिया तो होता ही है, लेकिन पढ़ने और लिखने दोनों से संबंधित अगर कोई बात करता है तब भी वो डिसलेक्सिया ही होगा, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, आएंगे विकृत लिखावट से संबंधित किसका एक लक्षण है। विकृत लिखावट का मीन होता है मतलब गड़बड़ सड़बड़ अस्पष्ट लिखावट जो होती, तो लिखने के संबंधित विकार जो होगा वो डिस्ग्राफिया होता है ना। इस पर तो बहुत ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है। भाषा अवबोधन, भाषाघात होगा, भाषाघात समझ तो, अफेजिया, डिस्फेजिया जिसको कहा गया, जिसको मौखिक भाषा से संबंधित जिसको समस्या होती है, ये विकार होता है, वो भाषा अवबोधन से संबंध जो विकार होगा वो भाषाघात कहलाएगा। ठीक है, पठन वैकल्य डिसलेक्सिया लिखा हुआ है और विकृत लिखावट का मीन है डिस्ग्राफिया। ठीक है, और भाषाघात का मीन क्या हो गया, अफेजिया। ये डिसेबिलिटी आपने पढ़ रखी ऊपर, अफेजिया। बार बार मैं उस चीज़ को दिखाऊंगा नहीं, आप जाके देख लीजिएगा और एक बार में पढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है, डिस्प्रैक्सिया कहलाएगी, डिसकैलकुलिया होगी, डिसलेक्सिया होगी, क्या होगी, डिस्प्रैक्सिया। अब कुछ विद्यार्थियों को लग रहा होगा यार ये डिस्प्रैक्सिया कैसे हो गया। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता, अब जरा देख लेते हैं कि डिस्प्रैक्सिया क्या था। डिस्थेमिया है, ये देखिए, ये देखिए डिस्प्रैक्सिया है। इसमें क्या था कि शारीरिक कौशल विकास को प्रभावित करता है ना, चलने फिरने लिखने से संबंधित कठिनाई है ना, यही बात तो वो वहाँ पे कह रहे हैं कि मोटर स्किल को इफेक्ट कर रहा है। ये देखिए गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाएगी डिस्प्रैक्सिया। ओके, आगे आते हैं। यदि कोई बालक जोड़ घटाव करते समय हासिल अक्षर भूल जाता है
तो इस घटना को किस प्रकार के अधिगम कठिनाई से समझा जाएगा? तो गणित से संबंधित जो भी समस्या होगी, जोड़ घटाव हम लोग कहाँ करेंगे? मैथ्स में करेंगे, सिंपल। तो इसका मतलब है कि उसके लिए जो उत्तर बनना है वो आपका डिसकैलकुलिया बनना है, डिसलेक्सिया ग्राफिया तो बनने नहीं है। अब आप समझते हो, क्योंकि कैलकुलेशन वर्ड किससे जुड़ा होता है? मैथ्स से जुड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अधिगम अक्षम बालक की नहीं है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा है। अगर आपको आ रहा हो तो जवाब दीजिए, क्या हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अधिगम अक्षम बालक की नहीं है? अब देखिए, आपके पास 4 ऑप्शन है और आप पढ़ेंगे तो आपको लग रहा होगा कि जैसे चारों ही सही है। आवेग क्या है? इम्पल्सिव होना, ठीक है। और इम्पल्सिव होना जो आपका ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है ना, उसका एक घटक है। तो ये अधिगम अक्षम का हिस्सा हुआ ना। ध्यान न्यूनता, ये वाला पार्ट कहाँ आ गया आपका? ADHD का हिस्सा बना, समझ तो रहे होंगे। संवेगात्मक अस्थिरता, ये भी लर्निंग डिसेबिलिटी की विशेषता थी। विशेषता क्या नहीं है? अवधारणात्मक प्रभावशीलता, ठीक है। क्या नहीं है? अवधारणात्मक प्रभावशीलता। मतलब उत्तर जो बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अवधारणात्मक प्रभावशीलता। क्लियर? तो बेटा आज ये मैंने जो आपको बताया है वो लर्निंग डिसेबिलिटीज से जो चीज़ें बनती हैं, जैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ये सारे क्वेश्चन जो मैंने करे हैं ये प्रीवियस इस क्वेश्चन से, मतलब आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस कुछ बनेंगे और आप सभी को इन सभी डिसेबिलिटीज़ को ठीक से पढ़ लेना है, सीख लेना है और आपके 4 से 5 नंबर बड़े प्रेम से आपके हिस्से में आ जाएंगे। बिल्कुल तनाव मत लीजिएगा, परेशान मत होइएगा, हम आपके साथ हैं। आपके साथ की ज़रूरत हमें ज़रूर है। आप अगर साथ रहेंगे, हमारे साथ सीखेंगे तो सीटेट ही नहीं, आगे बहुत तैयारियां होनी हैं, उस तक हम आपको पहुंचाएंगे, ठीक है। आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच।